सो वेलकम टू दीक्षांत आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग टेस्ट नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें से हम लोगों ने 1 से लेकर 50 के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब 50 के बाद के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 51 से शुरू करते हैं क्योंकि 50 तक हम लोगों ने सॉल्व किया। और 51 में बायोलॉजी का प्रश्न यानी कि जीव विज्ञान से प्रश्न है। संबंध है कि निम्नलिखित में पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है, यानी कि तना में संग्रह नहीं करता है। आप सभी को पता होता है कि गन्ने की रस, आप सभी लोग अगर बिहार या यूपी से संबंध रखते हैं तो गन्ना शब्द का प्रयोग काफी किया जाता है ना। उस पर बहुत सारे गाने भी बनते हैं, आप सबको पता है। कभी कभी मुझे भी रील और शॉर्ट्स में सुनने को मिल जाता है। तो गन्ना हुआ, अदरक, शकरकंद और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? शकरकंद। शकरकंद तो आप सबको पता होगा कि पृथ्वी के अंदर में होता है, तना तो है नहीं। तो गन्ना और अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इसका संग्रह जो है कहाँ है? आपका तना है। लेकिन अगर हम शकरकंद की बात करें तो शकरकंद का संग्रह अंग जड़ होता है, यानी कि कुंभ रूप होता है। यह मूलाकुर विकसित है, यानी कि मूल में होता है। तो सी इसका सही उत्तर है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें लाइकेन के बारे में, लाइकेन एक प्रकार का मिश्र जीव है। ये बनता है बैक्टीरिया वायरस के सहचर्य परिणाम से। वायरस और कवक और शैवाल। मैं आपको बता दूं कि लाइकेन की बात अगर हम करते हैं तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल, इन दोनों को सहचर्य के परिणाम स्वरूप ये बनता है। लाइकेन एक प्रकार का मिश्र जीव है जो एक कवक और शैवाल से मिलकर बनता है ना। यानी कि दोनों घटक एक दूसरे के परस्पर इस प्रकार से होते हैं कि एक संकाय का निर्माण करता है, एक जीवधारी बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं 53। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होती है? जंतु कोशिका। आप जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप लोग जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है। तो जंतु कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्ति होता है। अब देखिए सेलुलोज, ये माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सभी की बात कर रहा है। तो आप सबको पता होगा, अगर आप लोगों ने डिटेल से बायोलॉजी पढ़ा है, तो जंतु कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्ति अनुपस्थिति होती, यानी कि उसमें नहीं होता है। ये आपके पादप कोशिका में होता है, पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 53 के बाद हम 54 की तरफ चलते हैं। 54 कहता है कि ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है 54 का कि निम्नलिखित में से किनका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है, यानी कि जैव उर्वरकता की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन में है एजोला है, नील हरित शैवाल है, एल्फा एल्फा है, अल्फा अल्फा है। तो ये कह रहा है कि जैव हरित में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अल्फा अल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा होता है। तो फलीदार पौधा, तो ये प्रश्न में आपको ये कह रहा है, या आप देखेंगे यहाँ पर अगर क्वेश्चन हम निम्नलिखित दिए गए उपयोग के कूट में, तो पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा फर्स्ट सेकंड, क्या सही उत्तर होगा 54 का? 54 का उत्तर होगा ए होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। क्योंकि इसमें आपका, ये आप देख सकते हैं कि एजोला और नील हरित शैवाल, ये दोनों इसके अंदर में आपके है ना होंगे। तो ए इज राइट आंसर है 54 का। ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि एजोला और नील हरित शैवाल ये उर्वरक की तरह यानी फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग किया जाता है। अल्फा अल्फा जो है एक प्रकार के फलीदार पौधा है। रुधिर, रुधिर मिलकर बनता है। रुधिर यानी क्या है? रुधिर क्या है? ब्लड है ना। तो 15 में क्या है? 55 में तो रुधिर जो है 2 भाग से मिलकर बनता है। रुधिर क्या होता है? एक प्लाज्मा होता है, वो भी तरल प्लाज्मा होता है, और दूसरा में रुधिर कोशिकाएं होती हैं। तो तरल प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं दोनों मिलकर क्या बनाता है? शरीर के संपूर्ण के कार्य को करता है। दोनों मिलाकर क्या बनाता है? तो ये दोनों मिलाकर रुधिर बनाता है। तो केवल तरल, केवल नहीं, सी सही उत्तर होगा कि तरल प्लाज्मा और रुधिर कोशिका दोनों मिलाकर रुधिर बनता है, यानी कि ब्लड के।
उसी प्रकार से एक प्रश्न ये है कि दूरदृष्टि दोष, आप लोगों ने 9th-10th के क्लास में बुक में पढ़ा होगा। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जो है, दूर की वस्तु उनको स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की चीजों जो है ना बहुत आसानी से देख लेगा, लेकिन नजदीक की वस्तु उनको नहीं दिखाई, पास की वस्तु उनको दिखाई नहीं देती है, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है ना। लेकिन अब उसके लिए कैसा, अब उसके लिए जब लेंस का प्रयोग होगा ना, तो उसका लेंस में आप देखिए, जैसे ये मेरा चश्मा है, तो उसकी गोलाई जो है कम हो जाती है, क्षमता घट जाता है। रोग के निवारण के लिए हम लोग ज्यादातर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष जो है, व्यक्ति के दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या होगा 56 का, ये स्टेटमेंट पहला क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा, लेंस की गोलाई कम हो जाती है और विकल्पों के आधार पर सत्य क्या होगा, तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट यानी कि ए सही है ना। 56 का ए सही है। उसी प्रकार से 57 की तरफ जाते हैं। 57 में क्या कहता है, 57 कहता है पैरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है। पैराडॉक्सिन की बात करते हैं, एक रासायनिक नाम है। तो पैरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है, तो ये क्या है भाई, तो ये आपका विटामिन 6 है, विटामिन 7 है, विटामिन 3 है, विटामिन 12 है, ये विटामिन 6 है, ये विटामिन 6 है पायरिडॉक्सिन। कैसे भाई, विटामिन 6 है, एक रासायनिक नाम है, विटामिन 6 का एक पायरिडॉक्सिन एक रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। ये क्या है ना कि ये आराम से वाटर में, पानी में घुल जाता है। और ये जो तीसरा जो है B3 जो है ना, ये भी रासायनिक नाम ही है, B3 भी रासायनिक नाम है, लेकिन कितना नियसिन है इसका रासायनिक नाम। जैसे B7 है आपका, B7 ये वाला पार्ट जो है, इसका भी एक अलग रासायनिक नाम होता है जिसको बायोटीन कहते हैं। इसका नाम क्या है, B7 का नाम बायोटीन होता है। उसी प्रकार से B12 है, इसका नाम जो है कोबालमिन्स है आपका। तो ये B6 है जिसका रासायनिक नाम क्या है, पैरिडॉक्सिन है आपका। तो राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जित अंग क्या है, त्वचा, वृक्क, यकृत उपयुक्त में से सही। उत्सर्जित, उत्सर्जन जैसे हमारे शरीर के जो विषाक्त पदार्थ है वो बाहर निकाला जाता है, व्रज बाहर निकाला जाता है, तो उत्सर्जन कहते हैं। तो जो पदार्थ क्रियाविधि में भाग लेता है तो उनको उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर जो है, उत्सर्जन अंग क्या क्या है, वृक्क है आपका, त्वचा, त्वचा से हमारा जो पसीना निकलता है, यकृत है हमारा, यकृत यानी कि आप किडनी कह सकते हैं, या कि आप वो कह सकते हैं फेफड़ा है, उससे भी आपका आंत है या आपका, तो ये सारा जो है उत्सर्जित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि एक से अधिक, यानी कि सब उत्सर्जित है ना। उसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 59 के प्रश्न क्या कहता है, 59 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन। तो कहता है एबीसिक्लिक अम्ल हुआ, एस्ट्रोजोन हुआ, अतः प्रोजेस्ट्रोन हुआ आपका, आपका टेस्टोन हुआ आपका। ये पादप, पादप मतलब जिससे प्रजनन हम लोग करते हैं। 59 की अगर हम बात करें तो ये जो एब्सिसिक अम्ल है, जो एब्सिसिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये पादप, पादप यानी कि पौधा जिसे, जिसकी जो पौधा का हार्मोन्स है, क्योंकि पौधे में भी तो बीज होता है ना। तो ये एक वृद्धिरोधी हार्मोन है, इससे क्या होता है ना कि वृद्धि होता है। अब हमारा जो एस्ट्रोजोन है आपका, या प्रोजेक्ट्रोन्स है आपका, या टेस्ट्रोन्स है आपका, ये तीनों जो ये खास करके हैं, प्रोजेस्ट्रोन हुआ, टेस्ट्रोन हुआ और एस्ट्रोजोन हुआ, ये जंतु का हार्मोन है आपका, है ना। टेस्टोन से लेकर ये सारा जंतु के लिए है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। बंदूक से छोड़ी गई गोली आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, जबकि फेंका गया पत्थर आसानी से लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसा क्यों। ये फिजिक्स में प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, है ना। तो ये 60 का जो प्रश्न का उत्तर है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली जो है आसानी से अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, जबकि फेंका गया पत्थर आसानी से नहीं पहुंचता है, क्योंकि बंदूक से छोड़ी हुई गोली का जो वेग होता है, उसका जो स्पीड, वेलोसिटी होता है, इस प्रकार से रेखीय संवेग यानी कि मोमेंटम के साथ हो अधिक होता है, और गोली अधिक संवेग के कारण आसानी से लक्ष्य तक पहुंच जाता। तो सारा खेल मोमेंटम का है, सारा खेल क्या है, मोमेंटम का। तो गोली का संवेग फेंके गए पत्थर से कम होता है, यानी गोली का संवेग फेंके गए पत्थर से अधिक होता है। यही बात है ना कि गोली का जो वेग, संवेग है, पत्थर से अधिक हो रहा है, इसी के कारण से वो आसानी से उस स्थान पर चला जाए। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 61 का बी आपका, सॉरी 60 का क्या हो जाएगा, 60 का बी हो जाएगा। ठीक है, आसानी से लक्ष्य को भेज सकता है।
चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। 60 के बाद हम लोग 61 की तरफ जाते हैं। 61, 61 कहता है, ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है कि यदि ताप यानी कि टेम्परेचर समान हो तो गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कह सकते हैं कि 61 में कि यदि ताप समान है, टेम्परेचर इक्वल है, तो गैसों में ध्वनि का चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए साफ साफ है कि समान ताप होगा तो गैसों में ध्वनि की चाल पर दबाव पड़ेगा क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पता ही नहीं, सिंपल सी बात। तो दबाव बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, जी नहीं। दबाव घटने पर ध्वनि की चाल घट जाती, नहीं हो। ताप समान होने पर ध्वनि की चाल पर गैसों से दबाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 61 का सी होगा। उसी प्रकार से हम 62 की तरफ बोलते हैं कि एक लोलक को मैदानों से पहाड़ों पर ले जाने पर वह हो जाता है, तेज हो जाता है, धीमा हो जाता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपयुक्त में से आसान है कि एक लोलक है, मैदानों से पहाड़ पर ले जाने पर वह हो जाता है, क्या हो जाता है भाई। अब सिंपल सी बात है कि धीमा हो जाता है धीरे धीरे। क्यों, तो लोलक को जब मैदानों से पहाड़ पर ले जाएंगे तो क्या होगा, धीमा हो जाएगा। क्यों धीमा हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पर गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण का मान क्या है, घट जा रहा है, जिसकी लोलक आवर्तकाल बढ़ जाएगा, लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, तो इसके कारण से धीमा। आपको लगेगा कि ज्यादा हो जाएगा, लोलक को मैदान से पहाड़ों पर ले जाने पर वह क्या हो जाएगा, लोलक धीमा हो जाएगा। क्यों धीमा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घट जाता है ना, घट जाता है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। 63 कहता है, 63 क्या कह रहा है भाई। दिख रहा होगा, ठीक है। 63 क्या कहता है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि वस्तु का मान दोगुना कर जाएगी, अगर हम मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अब कहता है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान जो है दोगुना कर दिया, यानी कि मास, द्रव्यमान का मास क्या है, दुगना है ना, तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई दुगना कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी, 63 नंबर का क्या होगा, दुगना किया जाए तो गति जुदा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आप देखिए ना, पहले हाफ एम बी स्क्वायर कह रहा है, द्रव्यमान दुगना है यानी कि दो, और वी स्क्वायर, दो से दो कट गया, वी स्क्वायर हो गया, तो चाल क्या हो जाएगा भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 63 नंबर, है ना। तो 63 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यानी कि दुगना हो जाएगा। क्यों दुगना हो, दुगना हो जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये होगा आपका। अब आप बात करते हैं कि पहले तो हाफ था ना, तो दुगना हो गया ना, ठीक है। 64 में बदल दें, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस कर दिया जाए। पहला, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, आयतन बढ़ जाता है। देखो सिंपल सी बात ये है कि आयतन पहले घटेगा और बाढ़ सिंपल सी बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आप सबने पता होगा 9 डिग्री से 3 डिग्री पर ले जा रहे हैं और जल का तापमान गिरा दिया गया, यानी कि 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिक अधिकतम होती है, मैक्सिमम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री पर होता है। तो आप देखिए ना, अगर मान ली 4 डिग्री पर घनत्व जो है बढ़ने के कारण जो है आयतन घटेगा, उसके बाद घनत्व क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा और आयतन बढ़ने लगेगा, है ना। ये आप पढ़िएगा 9th या 10th क्लास के फिजिक्स में ये बातें कही गई है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो सबसे अधिकतम मैक्सिमम होता है। तो 4 डिग्री तक घनत्व बढ़ने के कारण आयतन घटेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब घनत्व कम होने लगेगा तो आयतन बढ़ने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 64 का, तो 64 का राइट आंसर क्या है, सी होगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 65 नंबर और 66 नंबर, दो प्रश्न यहां पर देख पा रहे हैं। इस 65 नंबर कहता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स आधारित युक्ति है,
आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है, उपयुक्त में से सही। अगर हम बात करें हाइड्रोलिक ब्रेक पर आधारित युक्ति किसके सिद्धांत है? हाइड्रोलिक है, प्रेशर है, प्रेशर है ना, तो प्रेशर है तो सिंपल सी बात है पास्कल्स के नियम वहां पर लागू होता है। समान पता हाइड्रोलिक ब्रेक पर पास्कल्स के नियम पर आधारित होता है। ऐसा क्यों है कि जब गाड़ी में जब पहिया पर ये हाइड्रोलिक लगा दिए जाते हैं तो उसको रोक देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, समान प्रेशर्स वहां पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि गर्मियों में घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा क्यों हो जाता है, ये भी प्रश्न है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि भाई आप क्या कर रहे हो। आप गर्मी के दिनों की बात है, घड़े और सुराही में हम लोग पानी रखते हैं, जिसके यहाँ फ्रीज नहीं है। पहले अक्सर हम लोग क्या होता है घड़े का ही पानी पिया करते थे। तो आप देखेंगे कि घड़ा जो है ना उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, और जब छिद्र होता है ना तो क्या होता है कि उस छिद्र से जल का वाष्पन होता है, यानी कि वेपराइजेशन होता है। और जब जल का वाष्पन होगा ना तो उस वाष्पीकरण के प्रक्रिया के दौरान या फिर उस प्रक्रिया में जो आवश्यक ऊर्जा जो होगा शेष जो है जल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो आसपास का रीजन क्या होगा, ठंडा होगा, तापमान क्या हो गया, गिर गया। अब तापमान जब गिर जाएगा तो अंदर के जल का पानी जो है ना वो ठंडा हो जाएगा। आपने देखिएगा मटका जो है ना भीगा हुआ रहता है, भीगा हुआ रहता है। आसपास जैसे ही पानी डालिएगा तो सबसे पहले मटका पानी को सोखता है। तो मटका पानी को सोखता है तो जैसे ही हवा आ रही है तो ठंडा हो रही है, जा रही है। तो वो वाष्पीकरण के प्रक्रिया के कारण जो है घड़े या सुराही का जल जो है का सतह ये नन्हे छिद्र के कारण जो है वो ठंडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 66 का सही उत्तर ए होगा। जब जल के वाष्पीकरण होने के कारण जो है ये घड़े या सुराही के पानी जो है ठंडा होता है। अब आगे बढ़ते हैं 67, अब बढ़ते हैं 67 की तरफ। आइए साहब इधर, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहता है, साइंस के ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ अगर देखा जाए तो कहता है कि ठोस अशुद्धियों में शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया उपयोगी नहीं होता। ठोस अशुद्धियों में शुद्धिकरण, ठोस अशुद्धियां बहुत, क्रिस्टलीकरण है, आसवन है, ऊर्ध्वर पतन है, भंजन है, क्या सही होता होगा। अब देखिए ना, आसवन का नाम सुना होगा, ये आसवन, इसका सही उत्तर क्या है आसवन। तो आसवन की प्रक्रिया का प्रयोग अक्सर हम लोग करते हैं, तरल अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर बात करते हैं ऊर्ध्वापतन या क्रिस्टलीकरण की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग ज्यादातर किसके लिए होता है, ठोस के लिए होता है। तो यहाँ पर क्रिस्टलीकरण और ऊर्ध्वापतन या ऊपर से जैसे ऊर्ध्वापतन है उठाकर अपने अनाज को बाहर निकालते हैं ना हवाओं के, तो ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा है ना। सो ऊर्ध्वापतन किया जाता है। तो ये दोनों है किसके लिए आपका, तो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित कौन सा प्रक्रिया उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये आसवन की प्रक्रिया नहीं किया जाता। ये दोनों ठोस के लिए किया जाता है, आसवन की प्रक्रिया आपका है ना, क्लियर है आपको। तो ये राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। निम्न में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता, जल के साथ अभिक्रिया एकदम ही नहीं करेगा, क्या राइट आंसर होगा आप ही बता दीजिए। आयरन है, तुरंत रस्ट लग जाता है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। यहां तक कि लेड हुआ, कॉपर हुआ, सल्फर हुआ, ये सारा जितना भी है जल या भाप के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। धातु जैसे अल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सारे ठंडा और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण कर लेता है, रस्टिंग हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या, लेड। लेड सीसा जल के साथ अभिक्रिया नहीं किया। आप सीसा में पानी डालिएगा तो ये क्या वो रस्टिंग लगेगा, क्या नहीं लगेगा। तो मतलब जल के साथ सीसा, इसलिए शीशे के पानी में पानी पिलाते हैं लोग ताकि शीशे का गिलास होता है, सी सही उत्तर होगा आपका। पहले स्टील के गिलास से पीते थे, आयरन के गिलास में पानी पिया है क्या, नहीं, रस्टिंग लग जाएंगे आयरन के गिलास में। तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा लेड। मैग्नीशियम आयरन करता है, मैग्नीशियम आयरन करता है। लेड हुआ, कॉपर हुआ, सल्फर हुआ, पहले के लोग जो है ना कॉपर के पानी में गिलास में पानी पीते थे। पीतल के बर्तन हुआ आपका, तांबे की बर्तन हुआ, उससे पानी पिया करते थे है ना। तो इसीलिए पिया करते थे क्योंकि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उससे कमी रहती है। कीटभक्षी पौधे, बहुत सारे ऐसे पक्षी पौधे हैं जो कीट खाता है, मतलब कीड़े मकोड़े को ही खा जाता है बहुत सारे। तो आप बताइए इसमें से कौन सा कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है,
क्या कमी रहती है? उसमें आपको नाइट्रोजन की कमी होगी। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे ही भूमि में उगते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है, यानी कि नाइट्रोजन ही नहीं है। तो पौधा क्या करेगा? नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए क्या करेगा? पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का अवशोषित करने में पूरा नहीं कर पाता है, तो पौधा क्या करेगा ना, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीट को ही पकड़ पकड़ के खाने लगता है, कीड़े मकोड़े के को पकड़कर खाने लगता है। कीटभक्षी की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? नाइट्रोजन की कमी हो गया तो कीड़े मकोड़े को खा रहा है। जैसे आपको बहुत सारे फीचर प्लांट्स हुए और ये सब सारा जो है कीड़ा मकोड़ा को खाता है, आपको पता होगा आपका, है ना। चलिए 70 की तरफ चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन जो है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीली हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन है? अच्छा, आप लोग 9th-10th में जब एनसीईआरटी के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अमोनिया जो के साथ जब जलीय घोल को हम बनाते हैं तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। लाल लिटमस क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और अमोनिया और हाइड्रोक्लोरीन से अम्ल की प्रतिक्रिया जब होगा तो सफेद धूम्र बनेगा, यानी कि धुआं ही धुआं होगा, धुआं ही धुआं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? आप समझ चुके हैं। राइट आंसर यहाँ पर अमोनिया के साथ, यानी कि कह सकते हैं कि अमोनिया के जलीय घोल में जब आप करेंगे तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। लाल जो होगा लिटमस क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। किसके साथ? अमोनिया के साथ। ठीक है, अमोनिया के साथ। अब यहां से कुछ प्रश्न है आपके, मैथमेटिक्स से प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि मैथमेटिक्स से प्रश्न को आप सॉल्व खुद ही करें, मैं कुछ हिंट दे ही देता हूं। हालांकि आप लोग समझदार हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर ही पाएंगे, है ना। 17 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, कहता है कि यदि सोहन 2 बकरियों को एक दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% हानि कमाता है तो क्या होगा? अब पहला बकरी सेलिंग प्राइस कितना? 110 रुपया। 10% मतलब मान लिया कि 100 रुपया का है, मान लिया क्या है? 100 रुपया। तो 10% कह रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो 110 रुपया। मतलब दूसरा बकरी का सेलिंग प्राइस 110 रुपया। पहली बकरी का सेलिंग प्राइस कितना है? कहता है यदि सोहन 2 बकरियों को एक दाम पर बेच रहा है, एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है, दूसरी पर 10% हानि कमा रहा है, तो ऐसे तो कभी कभी रिपीटेड घिसा पीटा सवाल पूछ देता है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस और ये सब सारा चीजें हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मैथमेटिक्स वाला खुद सॉल्व करने की कोशिश करे, है ना। आप कहेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, आप बताओगे तो। पर मैं आंसर अगर बता दूं तो इसका आंसर है 17 का जो आंसर है, हालांकि आंसर की आप लोगों के पास मिला होगा। 71 का आंसर क्या है? 71 का आंसर जो है आपका सी है। ठीक है, 71 का आंसर क्या है? सी है, यानी कि 1% की हानि होगी। हालांकि अगर आप सिंपल सी बात है कि पहली बकरी है, पहली बकरी का क्रॉस जो सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस मान लिया कि कितना है? 100 रुपया मान लिया, 100 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई? तो 110% के लाभ पर तो 110 रुपया हो जाएगा। और दूसरा बकरी का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 100, ये घाटे पर कमा रहा है, तो यानी कि 100 और आपका कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि कम है, और 110 से कर लीजिए तो 1100/9 में ऐसे करके निकालेंगे तो 1% का हानि देखने को मिलेगा। तो मैथमेटिक्स आप खुद से कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट आपका। तो 72 का क्वेश्चन, यदि एक माली को आयतकार बगीचे की लंबाई में 40% विधि चौड़ाई बिहार के लोग हैं, मैथमेटिक्स आप लोग का अच्छी होगा, सिंपल सी बात है, याद कर लो कि भाई लंबाई गुने चौड़ाई होता है, उसका अधिक लंबाई कितना? 1.4 इंटू एल। और दूसरा मान लिया कि अगर घट रहा है 20% कमी हो रही है तो 0.8, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, लंबाई इंटू यानी कि 1.4, यानी कि 1.4 इंटू 0.8, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा तो क्षेत्रफल वृद्धि कितना प्रतिशत होगा इसके बारे में बात की। तो 72, 73 मैथमेटिक्स है। और भी थोड़ा देख लेता हूं मैं इसमें कौन कौन सा। 74, 75, 76, 78, 79, है ना। 79 और 80। 80 जो है ये भी आपका बहुत सिंपल है, ये तो 80 नंबर हम ऐसे ही कर लेते हैं। 80 नंबर की बात करते हैं, 80 नंबर पर चलते हैं कि यदि कमल को
21 4 13 से लिखा जाए तो महल को क्या लिखा जाएगा? और कमल और महल दो चीजें लिखा जा रहा है। तो ये तो रीजनिंग का सवाल होगा, 80 नंबर का रीजनिंग का सवाल है। कभी कभी ऐसे तो आप लोग एबीसीडी तो पढ़े ही होंगे। तो एबीसीडी में ए वा कैवा नंबर पर आता है? 0 1 पर आता है। तो उसी प्रकार से आप इसमें आप देखिएगा कि ABCD, EFGH। तो अब मान लिया कि महल है तो एम, कैवा नंबर पर एम आता है। तो एबीसीडी में एक रटाफिकेशन भी होता है, हम लोग को पढ़ाया जाता है कि 26 लेटर को रट जाओ। ए 1 B C D E F G H I J K L N, इस तरीके से। तो ये मान लिया कि ये 0 1 है आपका, है ना। 0 + 1 मतलब 1 ही रख लेते हैं। तो एम है मान लिया, तो एम कितने नंबर पर आता है? एम कितने नंबर पर आता है साहब? एम 13वां नंबर पर आता है। तो 1 + 3 मतलब ऐसे समझिए 4 हो गया। तो इसका कैवा नंबर 4 हो गया। ए कितना नंबर पर आता है? तो 0 1, यानी कि 0 + 1 = 1 हो गया। तो उसी प्रकार से एच जो है, H4 क्या है? एच, तो अब एच का नंबर हम देख सकते हैं तो 0 8 होता है एच का। 0 + 8 यानी कि टोटल 8 हो गया आपका। अब देख लीजिए 418, 418 किस में? तो बी इज राइट आंसर इसका। तो इस तरीके से हम लोग निकालते। तो ये रीजनिंग का है, आप इसको चीजों को करें। अब चलिए एक कहता है 81 के क्वेश्चन जो है, 81 को हम लेकर आते हैं। 81 नंबर, यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बजे है और घंटे वाली सुई पूरब की ओर इंगित करता है, तो मिनट वाली सुई विपरीत कौन सी दिशा को बताएगा? अब बताइए ना साहब। ये भी रीजनिंग टाइप के ही प्रश्न है कि यदि किसी घड़ी का समय 12:15 बज रहा है, ये घड़ी है और घड़ी है तो 12:15 कितना होगा? ये घंटा वाला है और ये आपका मिनट वाला है। तो यानी कि ये 15 और ये 12 आपका 12:15 इसी टाइप का होगा आपका, होगा ना। तो यदि घड़ी 12:15 बजे घंटे की सुई पूरब की ओर इंगित करती है ना, तो मिनट वाला सुई दक्षिण की ओर इंगित कर रहा है ना। तो इसका विपरीत कह रहा है, क्या होगा? विपरीत कह रहा है, क्या होगा इसका? अब दक्षिण दिशा है तो पश्चिम की ओर। आइए उल्टा कह रहा है, यदि घड़ी में 12:15 बज रहा है और घंटे वाले सुई पूरब की ओर है, यानी कि ऐसे ऐसे समझिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। तो कहता है कि 12:15 है, घंटे वाला सुई पूरब में है, ये घंटा वाला सुई, आवर वाला सुई पूरब में है, और मिनट का सुई जो है विपरीत कौन सी दिशा में होगा? अब विपरीत कौन सी? तो मिनट मान लिया कि यहां था, अब घंटा यहां, तो उलट दीजिए ऐसे आपका। तो आप ये ईस्ट में आवर वाला दिखा रहा है, जबकि आवर वाला को नॉर्थ रहना चाहिए था, तो नॉर्थ का रहना चाहिए था। तो इसका एक तरीके से साउथ होगा, यानी कि दक्षिण। और ये यहां पर था मिनट वाले ईस्ट में होना, ये वेस्ट में होना चाहिए था। तो इसको क्या होगा? तो यानी कि दक्षिण और पश्चिम, 20 के सही उत्तर होंगे। 20 के से 81 का क्या हो जाएगा? 81 का क्या हो जाएगा? सॉरी, उत्तर होगा 81 का क्या हो जाएगा? उत्तर की दिशा में होगा ना, नॉर्थ। उलट देंगे तो नॉर्थ की दिशा में हो, तब विपरीत कौन सा दिशा मिनट का होगा? इसका यहां पर, यानी कि उत्तर, यानी कि ए इज राइट आंसर। 81 का ए होगा। 82 की बात करते हैं। 82 आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। 82 जो है पटना कलम चित्र शैली संबंधित है, परवर्तीय मुगल काल से, सल्तनत काल से, स्वतंत्रता संघर्ष काल से, मौर्य काल से। ऐसे प्रश्न मेंस में भी कई बार पूछे गए हैं। बीपीएससी के मेंस में प्रश्न पूछा गया है कि जो पटना कलम है किसे? तो पटना कलम चित्रकारी से, जैसे मधुबनी है ना, मधुबनी का चित्रकारी, वैसे पटना कलम क्या चित्र शैली है, और वो मुगल काल से पहले से ये चला आ रहा है। हालांकि ये स्वतंत्र रूप से अगर पहली ऐसी कला शैली है जिसमें आम लोग उनकी जिंदगी और उनके के बारे में कैनवास पर, यानी कि आप पर वो उठाया गया। तो ये कहानी कब का है? ये परवर्ती मुगल काल से पहले का ही, यानी पहले। जादो पटिया का संबंध किससे है? जादो पटिया का संबंध किससे है ना? लोकगीत से है, लोक नाटक से, चित्रकला से, युद्ध कला से। देखो जादो पटिया की बात करें, देखिए हमारे बिहार में आपके मधुबनी पेंटिंग है, पटना कलम है, जादू पटिया चित्रकला है। चित्रकला कहाँ है? संथाल रीजन देख रहे हो, झारखंड के वाले आसपास के भूमि वाले इलाके में हुआ करता था, लेकिन वो पटना से जनजातीय जो है लोक चित्रकला है। जनजाति यानी कि संथाल और भूमिज के लोग जो है अक्सर इसको बनाते हैं। तो ये चित्रकला ही है आपका संथाल।
वैशाली का मेला आपने सुना होगा, सोनपुर के मेला यानी कि वैशाली के मेला चैत्र शुक्ल में त्रयोदशी को आयोजित किया जाता है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्मावली से, जैन धर्मावली से, सिख से, वैष्णव से। आप सबको पता होगा जैन धर्मावली के लोग जो हैं, ये महावीर भगवान जो है, आप पता होगा कि वैशाली कहाँ, गौतम गौतम महावीर महावीर का भी जन्म तो है वैशाली में ही था। वैशाली वाले लिच्छवी का नाम सुना होगा। तो भगवान महावीर की जो जन्मस्थली वैशाली रही है, तो वहां पर चैत्र त्रयोदशी है, यानी कि त्रयोदशी यानी कि 13वीं दशी है ना, को मेला आयोजित किया जाता है। और ये जो मेला जो है, इस मेला में जैन धर्म के लोग पूरे देश से लोग आते हैं और आकर बहुत सिद्धांत में संगोष्ठियां सम्मेलन होता है। आपको पता होगा कि जब जैन का भी सम्मेलन हुआ था तो उसमें एक वैशाली भी था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैन धर्मावली। तो अगर यहां पर आया वैशाली मतलब जैन से संबंधित। ठीक है, आगे के प्रश्न पर चलते हैं। वैशाली का मेला हो गया। बिहार शरीफ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बिहार शरीफ स्थिति मलिक इब्राहिम का मकबरा किस शैली पर आधारित? बिहार शरीफ की स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा किस शैली पर आधारित है? मुगल शैली, तुगलक शैली, सरकी या अफगान शैली? अब देखो मलिक साहब है ना, यहां पर अगर बात करो तो याद होगा कि तुगलक काल के शासन काल के दौरान में, तुगलक वंश के बारे में आप सभी लोग पता होगा, फिरोज शाह तुगलक हुआ, ये सारे जितने भी है, गयासुद्दीन तुगलक उससे पहले भी हुआ करता था। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में हुआ करती थी। और उसी समय बिहार शरीफ की अगर हम बात करें तो वहां पर इब्राहिम का मकबरा है और तुगलक शैली से बनाया गया है। तो सही किसका 45 का 85 का क्या होगा? तुगलक शैली से ये बनाया गया था मलिक इब्राहिम का मकबरा। बख्तियार खिलजी के बारे में तो सबको पता है कि बख्तियार खिलजी अभियान के बाद कौन सा भिक्षु तिब्बत से बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था? अब बताइए बख्तियार खिलजी। अब ये इंत सिंह और फाहियान तो ये कब का है? ये साहब हर्षवर्धन के शासन काल के हैं। तो बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय में से एक थी। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, दुनिया भर के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जो है पूरी तरीके से नष्ट करता है। वहीं पर एक शहर बचाया जिसका नाम था बख्तियारपुर, शहर की स्थापना की। तो बख्तियार जो खिलजी है उस समय एक धर्मस्वामीन जो है आपका एक भिक्षु हुआ करता था, तिब्बत से बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आया था, जिस समय बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद की कहानी है। तो 86 का ए होगा। अब 87 की तरफ हम लोग चलते हैं। 87 की अगर हम बात करें तो पटना का नाम तो सभी जानते हैं, पटना है ना, पटना बिहार की राजधानी, हम सब पटना वासी हैं। तो पटना से प्रकाशित होने वाला एक प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है कौन है? द इंडियन नेशनल, द बिहार हेराल्ड, पटना गजल और द मिरर। मैं आपको बता दूं साहब कि 1875 की कहानी है। 1875 में आपके गुरु प्रसाद सेन हुआ करते थे, है ना, उन्होंने पहली बार बिहार से अंग्रेजी समाचार पत्र जो है आपको जारी किया, जिसका नाम था बिहार हेराल्ड के नाम से जाना जाता, द बिहार हेराल्ड्स के नाम से जाना जाता था। उसकी प्रकाशन का प्रारंभ जो है पहली अंग्रेजी समाचार पटना से शुरू हुआ। तो 87 का क्या राइट आंसर होगा? बी होगा। नेक्स्ट 88 कहता है 88, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहब्बत कुबेर, राजकुमार शुक्ल। क्या होगा सही उत्तर? मैं आपको बता दूं कि बिहार प्रांतीय जो किसान सम्मेलन हुआ था वो 1929 में हुआ था। कब? 1929 में। कब थे? 17 नवंबर 1929। और उस समय काफी प्रचलन में थे स्वामी सहजानंद साहब, बिहार के नामी जामे वाले, उस समय किसान के अध्यक्ष के रूप में जाने। तो सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहली बार बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन हुआ। और वो जगह कहाँ है? सोनपुर। सोनपुर का नाम सुना होगा। एक जमाने में सोनपुर जो है दुनिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। सोनपुर के मेला, बहुत सारे लोक गीत बनाए गए हैं सोनपुर के मेला पर, कि सोनपुर के मेला हुआ में धनिया हेराइल, इस तरीके के गाना आपको सुनने को मिला होगा कहीं ना कहीं। तो सोनपुर में ही पहली बार बिहार प्रांतीय किसान सभा का ये आपका आयोजन हुआ था और पहला अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। ठीक है, अब चलिए 89 पर चलते हैं, आपका 89 के तरफ चलते हैं।
89, 89 क्या है? रुदन, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा की बात है यहां पर। 89 में ये आप देखिए यहां पर कहता है कि रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था 89 की अगर हम बात करें। तमाड़ विद्रोह हुआ था, छोटा नागपुर है आज वो झारखंड में चला गया छोटा नागपुर। उराव जनजाति के लोग हुआ करते थे, जमींदार और साहूकार के खिलाफ उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो ताकि उस जमाने में साहूकार और जो जमींदार लोग होते हैं काफी शोषण हुआ किया करते थे। तो उसी के खिलाफ में ये जो है रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा जो है आंदोलन करता है। 1794 की बात है, 1794 की बात है। उस 1794 में तक ये चलता रहा और इसीलिए इस विद्रोह को बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उसे कुचल दिया अंग्रेजों ने। तो कौन सा राइट आंसर क्या है? जिसका नाम है तमाड़ विद्रोह, नाम है तमाड़ विद्रोह। मुंडा विद्रोह, खोंड विद्रोह, कोल विद्रोह, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे। 90 की बात करते हैं, 19। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है ना? बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक यानी कि तत्व से आपका दृष्टि से है? उत्तर पश्चिम पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, रोहतास पहाड़ी, छोटा नागपुर पहाड़ी। बहुत सिंपल से इस प्रश्न का उत्तर क्या है आप बताइए, क्या है? खड़गपुर की पहाड़ियों की बात करें, खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं ये मुंगेर से लेकर जमुई की तरफ, जब आपको याद होगा कि जमुई में सोने की खान भी मिला है। एक वीडियो में मैंने गलती से आप लोग बांका जिला के जगह पर पूर्णिया जिला हमने बोल दिया था। सोने की खान बांका जिला और खास करके जमुई जिला में आपको मिला था, उसको आप देख लीजिएगा, सुधार दीजिएगा, टंग स्लिप होता है समझ कर तो ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो खड़गपुर की पहाड़ी जो है उसका विस्तार मुंगेर से जमुई की तक है। एक तरीके से त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में वो आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर पुराना आपको जो क्वार्टरजाइट जो खास करके चट्टान है इन सभी में आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, आगे 91 के प्रश्नों पर चलते हैं। 91 की बात करते हैं। 91 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? दक्षिण पूर्व का धारवा शैल, आपका पठारी भारत बिहार का मैदान, या छोटा नागपुर का पठार? ये कह रहा है सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नया। 91 में सबसे नया की बात करता है। बिहार का भूगर्भीय इतिहास का सबसे नवीनतम अगर है वो है तो वो है बिहार का मैदान। बिहार का मैदान, बिहार का भूखंड जो भूवैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो 91 का क्या होगा? ये होगा आपका सी। सबसे नवीन, सबसे नया है। भूवैज्ञानिक संगठन की बात किया जाए, कैम्ब्रियन पूर्वकल्प और शैल समूह के योगदान में ये बात, तो 460 करोड़ पुराना ये है कालक्रम खंड की बात करें तो इसका राइट आंसर सी होगा। उसी प्रकार से 92, उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी किस फसल की खेती होता है? उत्तर पूरब, देखिए उत्तर पूरब बिहार की बात कर, उत्तर पूर्व बिहार सबसे ज्यादा बारिश बिहार में कहाँ होती है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको पता होगा है ना। किशनगंज का नाम तो सुना ही होगा। तो ये कह रहा है कि उत्तर पूर्वी बिहार में सबसे अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी किस फसल की खेती सबसे करती है? तो आप बताइए कि उत्तर पूर्वी बिहार यानी कि CWG है ना, ये जलवायु क्षेत्र होने के कारण सबसे ज्यादा वर्षा हो रही और जिसका परिणाम ये है कि जो खादर है मिट्टी, मिट्टी जो है वहां पर, वहां की जोलट मिट्टी, दो प्रकार की खादर और भांगर है आपका। तो खादर मिट्टी कपास की खेती होती है। इसके अंतर्गत पूर्णिया हुआ, कटिहार हुआ, सहरसा हुआ, सुपौल हुआ, इन सभी क्षेत्रों में आपका किसकी खेती होती है? आपका तो कपास की खेती होती है। आपका कपास की खेती होती है। उत्तरी पूर्वी बिहार की हम बात करें, उत्तर पूर्वी बिहार की बात करें। 92 की केस में चलते हैं आपका 93 की बात करते हैं। घाघर नदी का नाम सुना होगा। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बहुत सारी नदी, सोनपुर, सोन नदी और आपका गंगा नदी आपस में मिलती है दानापुर के आसपास के रीजन में, है ना। तो उसी प्रकार से बिहार की जो घाघर नदी है, छपरा आपको पता होगा, छपरा का नाम तो सुना होगा। छपरा खास करके राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी काफी फेमस है, छपरा के आसपास वाला। तो छपरा नदी, छपरा जो है कि निकट में गंगा में जाकर घाघर नदी मिलती है। घाघर नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी वही सरयू नदी जहाँ पर अयोध्या है ना, जहाँ पर रामचंद्र जो है
की नगरी रही है, तो सहायक नदी उसका अभी खौना हुआ, दाहा हुआ, तेल हुआ, झरनी हुआ, ये सारी सहायक नदियां हैं उनकी। तो कहाँ मिलती है ये? खास करके ये छपरा के निकट मिलती है आपका। बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताइए। पूर्व पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में बताना है। गंगा से मिलती है पश्चिम, पहले पश्चिम और फिर पूरब में। तो कौन है? सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, सकरी है, ये बातें हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर रहा हूं मैं। 94 का क्वेश्चन जो है ये कहता है कि बिहार के दक्षिण भाग के प्रवाहित होने वाली जो नदी का सही क्रम बताए। पहले पश्चिम, तो बिहार के मैप जो जाइएगा, बिहार के मैप तो लाया नहीं हमने, फिर भी अगर मैं आपको बता दूं कि सोन सबसे पश्चिम में है, उसके बाद पुनपुन नदी आपको मिलेगा, उसके बाद फल्गु नदी मिलेगा, उसके बाद सकरी नदी मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए है। मतलब बता दूं कि बिहार में जो बालू के लिए बजरी जो है ना, बजरी सबसे ज्यादा जो है आपको कहाँ पर है? सोन में है। और सोन कहाँ मिलती है? पुनपुन कहाँ मिलती है? अगर 94 में अगर सोन कहाँ है? सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको निकलती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी बढ़ते हुए क्रम में गंगा में मिलती है, अब मिल रही है, और निकलती है और दानापुर में जाके मिल रही है। पुनपुन छोटा नागपुर से निकलती है, फल्गु उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है आपका, हजारीबाग से लेकर ये सब साथ। तो ये इसका राइट आंसर होगा। 95 की तरफ चलते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर कहता है कि सूती वस्त्र के बारे में बात करता है। सूती वस्त्र उद्योग बिहार में कहाँ प्रमुखता से केंद्रित है? सूती उद्योग की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग बिहार में कहाँ प्रमुखता से केंद्रित है? फुलवाड़ी शरीफ और मोकामा, भागलपुर और गया, बिहार शरीफ, इस्लामपुर और पटना और मुजफ्फरपुर। सूती वस्त्र यानी कि कॉटन वस्त्र। तो आपको पता है, कहानी सुना होगा कि भागलपुर का नाम सुना होगा। भागलपुर को एक जमाने में सिल्क सिटी कहा जाता था। आज भी रेशम के बहुत सारे जो उद्योग जो है आपको रेशम के उद्योग आपको भागलपुर में मिल जाएंगे। तो सूती वस्त्र बिहार में भागलपुर और गया में बहुत ही प्रमुखता के साथ मिलती है। और भागलपुर को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी कहा जाता है। तो सिल्क सिटी कहा जाता है, तो भागलपुर और गया जो है ये दोनों इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार से आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 1906 की तरफ चलते हैं आपका। 1906 की तरफ हम क्वेश्चन नंबर 96 है ना। चलिए 1906 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि बिहार में अधिस्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है। मतलब बिहार में अधिस्थापित है ना। अगर आप कह रहे हैं, अब बताइए ना, हमने आपको बताया था कि जो थर्मल पावर प्लांट से तो सबसे ज्यादा बिजली बिहार में हो या भारत में आपको हुआ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि बिहार के अधिस्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा ताप विद्युत है, थर्मल पावर प्लांट है आपका। बिहार में ऊर्जा उत्पादन इकाई दो भागों में बांटा गया, एक ताप विद्युत और जल विद्युत। उत्तर बिहार में जल विद्युत भी बहुत है। तो बिहार अभी भी अधिस्थापित विद्युत क्षमता किससे प्राप्त करता है? ताप से प्राप्त करता है। और दूसरा स्थान पर जल विद्युत थे। तो 1906 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। पर्यटन की दृष्टि यानी कि टूरिज्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार को कितने पर्यटन परिपथ में बांटा जा सकता है? देखिए पर्यटन की बात करता है, बिहार की बहुत सारे ऐसे पर्यटन विभाग ऐतिहासिक हैं, पुरातात्विक की अगर हम बात करें, धार्मिक स्थल है गया में हुआ आपका। अगर ऐतिहासिक स्थल की बात कीजिए या पुरातात्विक की बात तो नालंदा ही विश्वविद्यालय हो गया आपका। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो बोध गया हो गया आपका। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 8 पर्यटन परिपथ आपको देखा जाएगा। तो 8 है, तो बिहार को आप कम मत समझिए। पर्यटन का केंद्र बिहार बन सकता है, ऐतिहासिक रूप से, पुरातात्विक रूप से, धार्मिक स्थल के रूप से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के रूप में, हर तरीके से बिहार में आपका। तो ऐसा मत समझिए, आपका बहुत सारा पर्यटन वहां पर बिहार में देखने को मिलता है ना। बोध गया हुआ से लेकर जगह जगह पर, सोनपुर के मेला से लेकर क्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 की बात है। 98 की बात करते हैं। बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है? नेशनल हाईवे बिहार में अगर बात करें, याद होगा नेशनल हाईवे 2 का नाम, ग्रैंड ट्रैक का नाम सुना होगा। तो ग्रैंड ट्रैक जो है बिहार के औरंगाबाद जिला, गया वाला, इन आसपास वाले जिले से होकर गुजरता है। तो ये नेशनल हाईवे जो 2 है बिहार से भी होकर सासाराम, शेरशाह सूरी, याद होगा आपका स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना आपका वर्तमान में ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से जाना
जाना जाता है, नेशनल हाईवे 2। तो नेशनल हाईवे 2 जो बिहार की लंबाई है नेशनल हाईवे 2 का, करीब करीब 202 किलोमीटर का है। 202 किलोमीटर। अच्छा, तो औरंगाबाद जिला से लेकर ये सारा जो है बक्सर, ये सब इसके अंदर में आपको आ जाते हैं। ठीक है, ग्रैंड ट्रैक रोड है आपका। शेरशाह की मकबरा तो है, सासाराम का नाम तो सुना होगा, जहां पर शेरशाह की मकबरा बनाया गया है आपका। शेरशाह की नगरी वहीं पर हुआ करता था। विकसित बिहार को 7 निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको सबसे बड़ी बात याद है, 99 में आपने सुना होगा। 99 की एक ही बात करें कि शौचालय निर्माण, घर सम्मान निश्चय योजना कब शुरुआत हुआ? तो पहली बार 27 सितंबर 2016 को बिहार में आपको राज्य द्वारा 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई है, ताकि बिहार को विकसित बनाया जाए। इन 7 निश्चय योजना के माध्यम से विकसित बनाने की बात कही गई। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका पटना। पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916, 1917 और 9 फरवरी 1917। तो पटना उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि शिखर विराजमान हुए उनके गद्दी पर न्यायिक व्यवस्था पर 3 फरवरी 1916 को पटना, है ना। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ देते हैं। तो ये 100 प्रश्न हम लोगों ने इसमें कर लिया है। बाकी के 50 प्रश्न जो है थोड़ी देर में दूसरी वीडियो में हम आपको देते हैं। तो आज के लिए अभी इतना रखते हैं। वेट कीजिए दूसरे में। थोड़ा वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल को, वीडियो को आप शेयर कीजिए। सबका साथ सबका विकास, आपको काफी इससे फायदे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।